फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी एंड साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में। इसी के अंतर्गत हमने स्क्यूनेस और कुरकोटिस को भी हमने देखा था। प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 के ऑल वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और साथ में कौन कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड्स इनमें आते हैं। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट के लिए साइकोलॉजी सेकंड पेपर के क्लासेस में स्टार्ट करा रही हूँ। फर्स्ट हाफ से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। इसके साथ ही मैं बता दूं कि पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप में से किन्हीं को पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ये मीन्स ये कैटेगरी किस चीज़ की कैटेगरी है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि पूरे स्टैट्स को, सांख्यिकी को 2 भागों में बांटा गया है। सांख्यिकी में जितने भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स हम यूज़ करेंगे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो पैरामेट्रिक टेस्ट एंड दूसरा है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। यहाँ पर हम 1 बाय 1 दोनों को देखेंगे। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स या फिर टेस्ट हम कह सकते हैं। पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इसमें हम कह सकते हैं कि जिसके अजम्पशंस काफ़ी रूड होंगे, काफ़ी कठोर होंगे। मीन्स नॉर्मल जो पॉपुलेशन होगी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होगी। मीन्स जिसके अजम्पशंस हम काफ़ी हार्ड लेंगे उसको हम पैरामेट्रिक टेस्ट कहेंगे। और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में सैम्पलिंग मेथड्स वगैरह में हम बहुत ज़्यादा वहाँ पर कठिनाई नहीं होती है, ईज़िली हम उसको ले लेते हैं। इसके बाद में मैं ये भी बता दूं कि जब हमें बिल्कुल एग्जैक्ट रिज़ल्ट चाहिए होता है, बिल्कुल एक्यूरेट अगर रिज़ल्ट हमें चाहिए होता है, हमारे पास अगर पूरा टाइम है स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करने का, तो हमें पैरामेट्रिक टेस्ट का ही यूज़ करना चाहिए। और जब हमें एक डेटा का एक लमसम हमें जानना हो, लमसम रिज़ल्ट हमें जानना हो, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, एक लगभग का हमें अगर चाहिए होता है तो वहाँ पर हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम इसको एक एक करके डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स के बारे में। प्राचलिक सांख्यिकी, इसको हिंदी में हम प्राचलिक सांख्यिकी कहेंगे। और इसको बताया गया है कि प्राचलिक सांख्यिकी का अर्थ वह सांख्यिकी है जिसमें प्रदत्त का संबंध ऐसी जनसंख्या से होता है जो प्रसामान्य वितरण की अवधारणा पर आधारित हो। प्रसामान्य वितरण क्या है? प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। प्रसामान्य वितरण मतलब कि जहाँ से सैंपल को लिया गया है उस पूरे पॉपुलेशन में जो विशेषता को हम चूज़ कर रहे हैं वो पूरे पॉपुलेशन में एक समान होनी चाहिए। इसके बाद में इसके कुछ हम डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। यहाँ पे रिबर एंड रिबर इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं प्राचलिक सांख्यिकी का तात्पर्य उन सांख्यिकीय कार्य प्रणालियों से है जिनके लिए आवश्यक है कि विश्लेषण के अधीन प्रतिदर्श प्रदत्त ऐसी जनसंख्या से लिए गए हों जिनमें सामान्य वितरण की विशेषता उपलब्ध हो। मीन्स मोटा मोटी हम देखते हैं कि रिबर एंड रिबर भी इसी बात को कह रहे हैं, इसी बात को जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा है कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होना चाहिए, प्रसामान्य वितरण पर ये बेस्ड होना चाहिए। इसके बाद में आगे हम इसके कुछ और डेफिनेशंस को देखते हैं। आगे एक डेफिनेशन हम देखते हैं पीटर एंड निकी की डेफिनेशन को 1991 में दिया गया है। प्राचलिक सांख्यिकी का तात्पर्य उन प्रविधियों से है जो इस मान्यता पर आधारित होती हैं कि मापन का संबंध किसी अंतराल मापनी से है या प्राप्तांक प्रसामान्य वितरण से लिया गया है। आगे एक और आधारित होती हैं कि मापन का संबंध किसी अंतराल मापनी से है या प्राप्तांक प्रसामान्य वितरण से लिया गया है। आगे एक और वीडियो मैं बनाऊंगी मापनी से रिलेटेड, मेज़रमेंट से रिलेटेड। मैं एक मेज़रमेंट पर बेस्ड मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी आगे, जिसमें कि हम लोग 4 मेज़रमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे।
सो वहाँ पर अलग अलग मेज़रमेंट्स के बारे में बतलाया गया है, जैसे नॉमिनल मेज़रमेंट, इंटरवल मेज़रमेंट, रेशियो मेज़रमेंट, तो उसके बारे में वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे रेबर के बाद में निकी का कहना है कि यहाँ पे ये भी इसी अर्थ में इसको डिफाइन कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है, जो स्कोर्स है, जो सैंपल से स्कोर लिया गया है, डेटा कलेक्शन किया गया है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होना चाहिए। इसके बाद में एक और डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। हेज ने ये डेफिनेशन दी हुई है 1991 में। ये भी इसी अर्थ में हम देख रहे हैं, इसी अर्थ में इसको डिफाइन करते हैं कि प्राचल सांख्यिकी का एक मुख्य प्रकार है और यह प्रसामान्य वितरण पर आधारित होता है। मीन्स इन 3 डेफिनेशंस में हमने देखा कि सभी एक चीज़ को ही वो बार बार मीन्स अपने तरह से डिफाइन कर रहे हैं। सो इन डेफिनेशंस को हम देखते हुए आगे हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का हमें पता लगता है, और साथ ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, नेचर भी कह सकते हैं, प्राचल सांख्यिकी की विशेषताएं या फिर इसकी प्रकृति या फिर इसकी अवधारणाएं, इसके अजम्पशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट वाइज ही नोट किया हुआ है, इसको हम डिटेल करते चले जाएंगे वर्बली। यहाँ पर इसकी जो पहली विशेषता बतलाई गई है, या हम कह सकते हैं कि इसका जो पहली अवधारणा बतलाई गई है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि जैसा हम अभी ऊपर पढ़ते आए हैं कि जहाँ से भी डेटा को कलेक्ट किया गया है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होनी चाहिए। ये बिल्कुल इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही ये भी ध्यान में रखते चलिएगा कि यहाँ पे प्राचल सांख्यिकी या फिर पैरामेट्रिक स्टैट्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स के। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सैंपल्स। मीन्स यहाँ पर जो सैंपल सिलेक्शन किया जाता है वो स्वतंत्र होता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर हमने ए को लिया है तो हमें आगे बी को ही लेना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मीन्स सैंपल किसी पर भी आधारित नहीं होता है। सैंपल का जो सिलेक्शन किया जाता है वो पूरी तरह से यहाँ पे स्वतंत्र होता है। इसके बाद में आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है द सेम सैम्पलिंग वेरिएबल, मतलब एक ही प्रतिचयन विचलन। इसका क्या मतलब होता है? इसमें हम देखते हैं कि जब एक से ज़्यादा पॉपुलेशन से सैम्पलिंग अगर की जाती है, जब अगर सैंपल को सेलेक्ट हम करते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग पॉपुलेशन से हम सिलेक्शन करते हैं, तो वहाँ पर जो वेरिएबिलिटी होती है, जो विचलनशीलता होती है, वो एक रेशियो में होना चाहिए। मीन्स एक ही तरह का विचलन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा विचलन उनमें नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब है कि प्राचलिक सांख्यिकी जो होती है वो इस अवधारणा पर आधारित होती है कि यहाँ पे हम जो भी डेटा कलेक्शन करते हैं या फिर हमें जो भी आंकड़े प्राप्त होते हैं उन पर हम बहुत ही ईजिली, बहुत प्रॉपरली हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कर सकते हैं। मीन्स उन पर हम प्रॉपर जोड़ घटाव गुना भाग हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट इसका अजम्पशन बतलाया गया है मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। मतलब यहाँ पे यहाँ पर मेन जो बात है, सबसे जो ध्यान में रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो सैंपल का जो सिलेक्शन किया जाता है वो रैंडम सैंपल पर आधारित होना चाहिए। अब ये रैंडम सैंपल क्या है उसको हम प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। रैंडम सैम्पलिंग मैंने कराई हुई है कि पूरे पॉपुलेशन में से किसी के भी चुने जाने की समान संभावना, उसमें से हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी आप प्रीवियस वीडियोस में जाके उसको आप डिटेल में देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये पैरामेट्रिक टेस्ट के कुछ अजम्पशंस हैं, और आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि NTA-NET के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आते हैं। अब इसमें कौन कौन से स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस आते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। आगे हम एक एक करके हम स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस को पढ़ते चलेंगे, तो वहाँ पर बिल्कुल ये क्लियर होता चला जाएगा कि कौन सा जो स्टैटिस्टिकल मेथड है वो पैरामेट्रिक है और कौन सा नॉन पैरामेट्रिक है। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरह से मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, जैसे T-टेस्ट, इनमें से कौन सा पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स है।
अब उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको जब पता होगा तो वहाँ आप सही टिक लगा सकते हो। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं कि कुछ अवधारणाएँ दे दी जा सकती हैं और ये अवधारणाएँ निम्न में से किसकी हैं, किस सांख्यिकी की बतलाई गई हैं। तो आपको पता होना चाहिए, ये थ्योरेटिकल पार्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अब हम इसके एडवांटेज को देखेंगे कि हम ये तो समझ गए कि इसके अज्यूम्शंस क्या बतलाए गए हैं, लेकिन इसके यूजेस क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, इसको हम क्यों यूज़ करेंगे, इसकी क्या विशेषताएं या फिर इसकी क्या उपयोगिताएं हैं। तो यहाँ पर इसको हम एक एक करके देखेंगे। बहुत ही सिंपल है इसको समझना, आपको बस 2 से 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है, उसका जस्ट अपोजिट आपका नॉन पैरामेट्रिक हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले रिलायबिलिटी, मीन्स पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल पर जो भी मेथड बेस्ड होते हैं उनसे हमारा जो रिज़ल्ट निकलता है उनमें बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी होती है, मीन्स विश्वसनीयता होती है। इसके बाद में एक्यूरेसी, जैसा मैंने पहले बताया, जब हमें बिल्कुल प्रॉपर एग्जैक्ट स्कोर हमें चाहिए होता है, हमें बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट चाहिए होता है, तो हम पैरामेट्रिक का यूज़ करेंगे। इसके बाद में फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमारे पास में पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होती है तो वहाँ पर हम पैरामेट्रिक टेस्ट का ही यूज़ करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं स्टैटिस्टिकल पावर। अब स्टैटिस्टिकल पावर में हम क्या कह सकते हैं, जैसे जो प्राचलिक सांख्यिकी होती है या फिर पैरामेट्रिक स्टैट्स जो होते हैं उसके अंतर्गत जितने भी स्टैट्स आते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावशाली हो सकते हैं, क्योंकि उनकी वैलिडिटी ज़्यादा होती है, उनकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है, उनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, उनकी ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है। इसके बाद हम देखते हैं ट्रू डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। मीन्स यहाँ पर अगर हमारे पास 2 मीन होता है, जैसे आगे हम कोरिलेशन पढ़ेंगे, पियर्सन आर पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम कई मीन्स को निकालेंगे, तो 2 या 2 से ज़्यादा मीन होता है तो वहाँ पर प्रॉपर डिफरेंस हम वहाँ पर बता सकते हैं पैरामेट्रिक के थ्रू। इसके बाद में आगे हम देखते हैं हेल्पफुल फॉर द लार्ज सैम्पल, जब हमारे पास सैम्पल साइज़ काफ़ी लार्ज होता है तो हमें पैरामेट्रिक टेस्ट को ही, पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल मेथड्स को ही हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये इसके मेरिट्स हो गए, एडवांटेज हो गए और यूजेस हो गए। अब आगे हम इसके कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। जैसे इसके कुछ डिसएडवांटेज बतलाए गए हैं। पहला है रिजिड अजम्पशंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो अभिधारणाएं होती हैं वो काफ़ी कठोर हैं, मीन्स उसको हर परिस्थिति में पूरा नहीं किया जा सकता है। जब उसको पूरा नहीं किया जा सके तो पैरामेट्रिक का यूज़ हम वहाँ पे नहीं करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट इसका डिमेरिट कह सकते हैं, डिसएडवांटेज कह सकते हैं, वो है लिमिटेड स्कोप। मीन्स इसका जो क्षेत्र होता है बहुत ही सीमित होता है, लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर ही ये बेस्ड हो सकता है। जहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली पॉपुलेशन नहीं होती है तो वहाँ पर हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित हो जाता है। आगे हम देखते हैं यूजलेस फॉर स्मॉल सैम्पल्स। मीन्स जैसा हमने इसके मेरिट में पढ़ा था कि हेल्पफुल फॉर लार्ज सैम्पल साइज बड़ा होता है वहाँ पे उपयोगी होता है, और जहाँ पे हमारे पास स्मॉल सैम्पल होता है वहाँ पर हम पैरामेट्रिक को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर हम नॉन पैरामेट्रिक को ही यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं लैक ऑफ टाइम। लैक ऑफ टाइम का मतलब है कि इसके अंतर्गत जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स आते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, उसको समझना सब लोग जल्दी नहीं समझ पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि एक बार में ही उसको समझ लेते हैं। इसके साथ ही इसमें कैलकुलेशंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार हमें 2 या 3 मीन निकालना पड़ सकता है, कई बार हमें 2 या 3 हमें SD भी निकालना पड़ सकता है, उसके बाद फिर कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या है कि हमें टाइम बहुत ज़्यादा इसमें लग जाता है इसको कैलकुलेट करने में। इसके बाद आगे हम देखते हैं लैक ऑफ लेबर। मीन्स जब हमारे पास इतने सारे कैलकुलेशंस होंगे, इतने लंबे कैलकुलेशंस होंगे, तो वहाँ पर हमारी मेहनत भी ज़्यादा लगती है। इसके बाद में यूजलेस फॉर रैंकिंग डेटा। जहाँ पर डेटा रैंक के नंबर में हो, रैंक के ऑर्डर में होते हैं, वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे
इसको सिंपली हम कह सकते हैं जैसे जो क्वालिटेटिव जो वेरिएबल्स होते हैं उस तरह का अगर हमारा कोई स्टडी होता है तो वहाँ पर हम नॉन पैरामेट्रिक का ही यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास में 10 बुक्स का नाम हो या फिर हमारे पास में 10 एक्टर्स का नाम हो, उनमें से सबसे अच्छा कौन लगता है, तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर रैंकिंग देनी होती है। तो यहाँ पर डेटा हमारे पास रैंकिंग में आ जाता है, तो यहाँ पर फिर इसको पैरामेट्रिक ऑपरेशंस हम वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स का यूज़ करेंगे। तो ये हुआ हमारा पैरामेट्रिक स्टैट्स। अब आगे हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स को भी समझ लेते हैं। ये भी इसी तरह से मैंने पॉइंट वाइज ही लिखा हुआ है। जितने शॉर्ट नोट्स होंगे आपके लिए पढ़ना उतना ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, पूरे साल तक वो बस नोट्स इकट्ठे करते रहते हैं। उसके बाद में जब एग्ज़ाम के टाइम में जब उनको शॉर्ट नोट्स को दोहराने का टाइम आता है, रिवीजन का टाइम आता है, तो उनके पास इतने सारे नोट्स होते हैं कि कई बार वो पढ़ भी नहीं पाते। इसलिए आप कोशिश करें कि फैक्चुअल चीज़ों का ही आप नोट्स बनाएं और बुक स्टडी आप प्रॉपर करते रहें, जिससे आपको चीज़ें भी उससे रिलेटेड याद रहेंगी। यहाँ हम देखते हैं नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स। तो नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स को हम हिंदी में अप्राचलिक सांख्यिकी कहते हैं और इसे वितरण मुक्त सांख्यिकी भी कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है। वितरण मुक्त सांख्यिकी क्या है? इसका संबंध ऐसे वितरण से होता है जो प्रसामान्य नहीं होता है। वितरण मुक्त सांख्यिकी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड नहीं होता है, और ये सबसे बड़ी विशेषता है नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स की। तो ये बिल्कुल आप देख रहे हैं कि जस्ट उसका अपोजिट है। पैरामेट्रिक में हमने जो पढ़ा था उसका जस्ट ये अपोजिट यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद यहाँ हमें कुछ डेफिनेशंस भी मिल रही हैं। डेफिनेशंस को हम देखते चलते हैं। स्ट्रैटन एंड हेज ने इसको डिफाइन करते हुए कहा है, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विच डू नॉट रिक्वायर दैट द डेटा शुड फिट रिक्वायरमेंट्स सच एज इंटरनल स्केलिंग एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स ये स्ट्रैटन और हेज इसको डिफाइन करते हुए कहते हैं कि ये इस तरह का स्टैट्स होता है जहाँ पर कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ पर पॉपुलेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड नहीं होता है, वहाँ पर इसको यूज़ करना सबसे अच्छा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं चैपलिन की, जो कि 1975 में दिया गया है। नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच डील्स विथ डिस्ट्रीब्यूशन विच आर नॉट नॉर्मल। तो चैपलिन भी इसी अर्थ में इसको डिफाइन कर रहे हैं कि जो नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड नहीं होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या है। अब हम यहाँ पे इसके कुछ एज्यूम्शंस को देख लेते हैं नॉन पैरामेट्रिक के। तो जैसा मैंने बताया कि पैरामेट्रिक का जस्ट अपोजिट यहाँ पे सारा पॉइंट यहाँ पे होता चला जाएगा। सो यहाँ पर इसके एज्यूम्शंस को हम देख रहे हैं। इसके एज्यूम्शंस क्या क्या हैं? तो पहला जो एज्यूम्शन बताया गया है इसका वो है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री, या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फ्री। मीन्स यहाँ पे जो जहाँ से स्कोर कलेक्ट किया गया है, जहाँ से डेटा कलेक्ट किया गया है, वो पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर आधारित नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में दूसरा है अनबायस्ड ऑब्जर्वेशन। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर इस नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स की एक अवधारणा ये भी है कि जब डेटा कलेक्शन किया जाता है तो रिसर्चर को बिल्कुल अनबायस्ड होना चाहिए। मीन्स रिसर्च में रिसर्चर की स्टीरियोटाइप्स और उसके प्रेजुडिस का कोई भी इफ़ेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बतलाई गई है वो है कॉन्टिन्यूटी फ्री। इसका मतलब है निरंतरता मुक्त। इसका अर्थ ये है कि जहाँ पे इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो डेटा है वो बिल्कुल एक सीरीज़ में होने चाहिए, एक नंबर में होने चाहिए, एक प्रॉपर स्टेप को फॉलो करते हुए होने चाहिए। ऐसा कुछ भी यहाँ पर ज़रूरी नहीं होता है। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्मॉल सैम्पल। ये स्मॉल सैम्पल, जहाँ पर भी स्मॉल सैम्पल छोटा प्रतिदर्श होगा वहाँ पर इसको बहुत ही ईजिली यूज़ किया जा सकेगा। क्यों?
क्योंकि जब सैम्पल साइज़ हमारा छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो वहाँ पर वैसे भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर नहीं पाया जाएगा। इसके बाद है ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा का मतलब है क्रम सूचक प्रदत्त। क्रम सूचक प्रदत्त का मतलब है जैसे जिसको एक तरह से हम देखते हैं कि ऑर्डिनल स्केल हम आगे पढ़ेंगे। मेज़रमेंट के अंतर्गत हम नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल को पढ़ेंगे। तो ऑर्डिनल स्केल क्या होता है कि वहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं रैंकिंग करी गई होती है। सबसे ज़्यादा जिसका मार्क्स है वो फर्स्ट हो गया, उससे कम जिसका है वो सेकंड हो गया, उससे कम जिसका है वो थर्ड हो गया। भले ही फर्स्ट वाले से सेकंड वाले का मार्क्स सिर्फ 1 नंबर ही कम हो, फिर भी वो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंस यहाँ पर, रैंक का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। तो नॉन पैरामेट्रिक का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ की इस तरह के डेटाज होते हैं, रैंकिंग के डेटाज होते हैं या फिर ऑर्डिनल के डेटाज होते हैं। इसके साथ ही साथ में इसको नॉमिनल डेटा पे भी यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग हम डेटा को बांट देते हैं या फिर डेटा को हम कोई नाम दे देते हैं, वहाँ पर भी इसका यूज़ आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं इसके एडवांटेज। इसके कुछ एडवांटेज बतलाए गए हैं। जैसे पहला इसका एडवांटेज है वाइडर स्कोप। क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड नहीं होता है, इसलिए इसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है और इसको आसानी से यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ में इसके जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, जैसे आगे हम रैंक डिफरेंस कोरिलेशन को हम पढ़ेंगे, स्पीयरमैन के द्वारा जो दिया गया था, तो वो जो है वो नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि टाइम भी बहुत कम लगता है और उसको कैलकुलेट करना भी बहुत ही सिंपल होता है, इसलिए जिससे कि हमारा टाइम भी सेव होता है, हमारी मेहनत भी बचती है। साथ ही साथ में इसमें सिंप्लिसिटी भी पाई जाती है, मीन्स इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। आगे हम देखते हैं स्मॉल सैम्पल। जब सैम्पल साइज़ हमारा छोटा होता है तो वहाँ पर हम नॉन पैरामेट्रिक को यूज़ करेंगे। इसके बाद में डाउटफुल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाउटफुल होता है, संदेहास्पद होता है, वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। डेटा इन द फॉर्म ऑफ रैंक्स और रेटिंग्स। जैसा मैंने बताया कि जब डेटा रैंक के फॉर्म में होते हैं तो वहाँ पर हम नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स को यूज़ करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ वॉल्यूशन ऑफ एज्यूम्शंस। मीन्स यहाँ पर है कि जो इसके एज्यूम्शंस बतलाए गए हैं या बनाए गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मीन्स रूट नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, उसको ईजिली फॉलो किया जा सकता है। उसी चीज़ को यहाँ पर भी बतलाया गया है अनरिजिड एजम्पशंस। मीन्स इसके एजम्पशंस बहुत ही नॉर्मल से हैं, जिसको कि फॉलो करके हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज कि इसके कौन कौन से डिसएडवांटेज बतलाए गए हैं। तो सबसे पहले तो है कि डिसेबल फॉर सिग्निफिकेंट इफेक्ट। मीन्स ये बहुत ज़्यादा किसी भी वेरिएबल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसके सार्थकता को बताने में ये असफल रहता है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी की कमी पाई जाती है। इसके साथ ही ये थोड़ा अनरिलायबल भी होता है, क्योंकि ये किसी भी स्कोर का एक मोटा मोटी रिज़ल्ट हमें देता है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा 100% हम इसको विश्वसनीय नहीं कह सकते हैं। लैक ऑफ स्टैटिस्टिकल पावर। मीन्स यहाँ पर बहुत टफ स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टैटिस्टिकल पावर का भी यहाँ पे अभाव देखा जाता है। इसके बाद में इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि डिस्ट्रीब्यूशन फ्री सैम्पल्स यहाँ पर होते हैं, जो कि मीन्स यहाँ पर जो सैम्पल हम लिए होते हैं वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री पॉपुलेशन से हमारे वो सैम्पल्स होते हैं, जो कि इसका डिसएडवांटेज होता है। इसके बाद हम देखते हैं यूज़लेस फॉर द लार्ज सैम्पल। बड़े सैम्पल जब हमारे पास में होते हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ हम नहीं कर सकते। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज हो गए, इसके कुछ यहाँ पर हमने इसको समझा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप जब भी इसको पढ़ें तो आपस में कंपेयर करके पढ़ें, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। इसके बाद में मेरी वीडियो देखने के साथ साथ आप बुक स्टडी भी करते रहें, जिससे कि टॉपिक्स आपके क्लियर होते चले जाएं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, और आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, आपके कोई सजेशंस हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं,
और नोट्स के लिए और क्लासेस के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।